हेलो एवरीवन। बहुत डर लगता है इस टॉपिक से, नहीं समझ में आता ना। राइट। आज के इस वीडियो में लेकिन आपसे मेरा वादा है, इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखोगे तो ये टॉपिक आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एकदम पानी के जैसे लगने लगेगा, बोले यार ये तो कुछ है ही नहीं, आज तक हमने किया क्यों नहीं। बस करना है तो क्या, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स द सिंपल Keynesian theory of income and output determination. Clear? Here we go. Without wasting your time. इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को समझनी है। वन इज रिगार्डिंग अग्रीगेट डिमांड। कि अग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इज अ टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, अगर आपको याद हो। दिस 4 सेक्टर इकोनॉमी यूजुअली होती है: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चारों सेक्टर्स का जो टोटल डिमांड होता है दैट इज कॉल्ड अग्रीगेट डिमांड। क्लियर? चारों सेक्टर डिमांड क्या होता है? हाउस होल्ड का डिमांड होता है कंजम्पशन डिमांड, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जी, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होता है एक्स माइनस एम। तो एडी अग्रीगेट डिमांड किसको बोलेंगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कहने का मतलब इकोनॉमी में फाइनल डिमांड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल डिमांड क्या होता है। चारों सेक्टर्स का जो डिमांड होता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड रिमेंबर, ऑल दीज वेरिएबल्स आर एक्स एंटे, एंटिसिपेटेड, दे आर नॉट एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड नहीं होता है, दे आर एक्स एंटे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, they're not exposed, they're not actual, but they are the anticipated figures. Clear? However, एक बात समझोगे, Keynesian थ्योरी में जे एम कीन्स ने जो थ्योरी दी, जे एम कीन्स, इनका नाम याद रखना है बिकॉज एमसीक्यूज में भी आएगा। जे एम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं आपने। 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है। कीन्स 2 सेक्टर इकोनॉमी लेके चलते हैं, दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी उसे कहते हैं जो बाहर की दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं होता है, मतलब एक्स माइनस एम नहीं है। एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं है। कीन्स की हम लोग जो थ्योरी पढ़े, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, वो शॉर्ट रन में है, याद रखना। वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ओनली इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कीन्स मान के चलते हैं, इट्स ओनली अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, दैट मींस ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट नहीं है, एंड एक्स माइनस एम मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। सो शॉर्ट रन में हम लोग कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें एडी अग्रीगेट डिमांड विल बी सी प्लस आई, दैट इज हाउस होल्ड, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्लियर? So that is what I said. We are speaking about the short run and we are having only a 2 sector economy with no government interference. नेक्स्ट, ये छोटी छोटी बातें आपको जस्ट लर्न करती रहनी है, जस्ट नोट कर लेना है। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, पूरा चैप्टर पाने के जैसे लगेगा आपको यार। अब देखोगे अग्रीगेट डिमांड को लेकर के कीन्स का क्या कहना है मालूम है? कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा। क्लियर? एंड इसीलिए कीन्स की थ्योरी में कंजम्पशन कर्व इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन एंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट यहां देखोगे आप, इट हैज एन इंटरसेप्ट। क्लियर? ये इंटरसेप्ट, ये जो ओ आर है, ये ओ आर वाला जो गैप है ना, ये डिस्टेंस कि कंजम्पशन यहां से शुरू हो रहा है, इनकम लेवल। देखो यहां पे हम लोग ओ एक्स एक्सिस में क्या मेजर करते हैं? इनकम। रिमेंबर, जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं एग्जाम्स में, आपको ये सब कुछ लिखना जरूरी होता है। इनकम में यहां पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? कंजम्पशन स्लैश इन्वेस्टमेंट। कॉपीज चेक करते हैं, हम लोग ये देखते हैं, लोग ये लिखना भूल जाते हैं, वहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता, मार्क्स नहीं मिलता आपको ना। कंजम्पशन यहां से शुरू हो रहा है, मतलब इनकम अगर जीरो है ना तो भी देयर विल बी अ सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन। भाई साहब बात सही है, अगर इनकम नहीं भी होगी, इंसान को बेसिक कुछ तो खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। मतलब इकोनॉमी में अगर इनकम जीरो है तो भी देयर विल बी सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन। आप याद कीजिए कोविड के टाइम में जब इनकम नहीं थी तो क्या कंजम्पशन नहीं था? बिल्कुल था, थोड़ा ज्यादा ही था शायद। आया ना? कैसे कर रहे थे? पास्ट सेविंग्स को विड्रॉ कर रहे थे।
पहले का कमा के बचाया हुआ पैसा को यूज कर रहे थे या बोरिंग करके करेंगे। तो ये जो ओआर है इसको कीन्स बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। दैट इज कॉल्ड autonomous consumption. That is basic minimum levels of consumption required for survival. OR को कहते हैं autonomous consumption. इन्वेस्टमेंट को कीन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हाई? Investment line is autonomous investment. Investment does not depend upon the level of income. Keynes की थ्योरी में इन्वेस्टमेंट लाइन को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्यों लिया जाता है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम के मोटिव से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। क्लियर? इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस because according to Keynes, level of investment remains constant at all levels of income during the short period. Clear? तो I line ये है, C line हमारा ये है, तो aggregate demand AD curve would be again a straight line, upward rising straight line, C plus I, and AD और C के बीच में gap हमेशा constant रहेगा. The vertical distance between AD and C line will always be constant. Why? Because of I. Because I is autonomous, that is constant all throughout. तो दोस्तों हम लोग यहां पे क्या देखें? I autonomous investment होता है, C consumption upward rising है because C is a consumption is a function of income. दोनों को मिला के हो जाता है AD कर्व ऊपर से शुरू हो रहा है C लाइन के ऊपर, बीच का ये जो गैप है I का जितना गैप था ना उतना ही गैप ये रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा ऑल थ्रू आउट। इतना इजी है। क्लियर? कीनेशियन थ्योरी में हम लोग अब आगे चलते हैं। छोटा सा एक एडी शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। सपोज इनकम 0, देन 40, 80, 120, 160, 200, 40 करोड़ से बढ़ा रहे हैं। कंजम्पशन स्टार्टिंग में 20, मतलब इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन होगा। एंड दिस 20 आपको याद हमने क्या कहा था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। क्लियर? एंड उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा कम। हम लोग जानते हैं इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता तो है बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। वी एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग थोड़ा सेव करते हैं। क्लियर? इनकम 40 से बढ़ा बट कंजम्पशन 30 से बढ़ा, 20 के बाद 50, यहां अगेन 40 से बढ़ा, 50 के बाद 80 के बाद 110, 140, 170। दिस इनकम 40 से बढ़ रहा है, कंजम्पशन 30 से बढ़ रहा है। कितना आसान है। ये सब टेबल्स को ना अपने मन से नहीं बनाना चाहिए एग्जाम में। बेसिक चीज, इनकम को 0 से शुरू करना है, 40 से बढ़ाना है, कंजम्पशन 20 से शुरू करना है, 30 से बढ़ाना है। हो गया याद। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, 20 करोड़ का कांस्टेंट हमारा इन्वेस्टमेंट। एंड एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज 20 plus 20, 40, 50 plus 20, 70, 80 plus 20, 100, 130, 160, 190। याद हो गया? मैंने कहा था पूरा चैप्टर क्लास में याद करा के छोड़ूंगा। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या देखा? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, राइट? वैसे तो 4 सेक्टर का मिला के C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होता है, बट कीन्स बोलते हैं शॉर्ट टर्म में 2 ही सेक्टर है, C प्लस I। C क्या होता है? कंजम्पशन, जो कि इनकम पे डिपेंड करता है, इसलिए दैट विल अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। I is autonomous investment, horizontal straight line, दोनों को मिला के AD हो गया। क्लियर? AD शेड्यूल समझ में आया? कमेंट सेक्शन में लिखते रहना थोड़ा सा अगर समझ में आ जाता है तो। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? द टोटल सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। दिस इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आप याद करो नेशनल इनकम का चैप्टर, उस वीडियो में बताए थे आपको कि national income is the money value of all final goods and services. That means what? Aggregate supply is nothing but national income. Clear? Aggregate supply is nothing but national income. That is nothing but NNPFC. Aggregate supply refers to the total quantity of goods and services produced by all the producers in an economy during a year. In other words, it is nothing but the value of the national product at the factor cost at NNPFC or the national income. अब एक बात और बताओ,
जितनी इनकम कमाते हो आप वो या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है, राइट। नेशनल इनकम जितनी होती है इधर कंज्यूम और सेव। इसका मतलब एडी को हम एएस को हम ये भी बोल सकते हैं सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। दैट मीन्स एएस को हम दो चीज बोल सकते हैं ना, एएस इज इक्वल्स टू वाई मतलब नेशनल इनकम, और हम ये भी बोल सकते हैं एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, हाँ या ना। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एक ही बात है कि ये छोटी छोटी चीजें आगे आपको याद होगा, न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है, क्लियर। एंड एक बात और बहुत ध्यान से, हमारा एएस कर्व कैसा होता है, ओवाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग कंजम्पशन और एंड सेविंग्स, ओएक्स एक्सिस पे वी आर मेजरिंग इनकम। रिमेंबर एएस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन रहेगा ये। 40 डिग्री होने का सिग्निफिकेंस मालूम है क्या है? उसका मतलब ये होता है कि आपका ये डिस्टेंस ओ वाई से एएस लाइन का डिस्टेंस एंड ओ एक्स से ओ वाई का इस एएस लाइन का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। इक्वल क्यों होगा? बिकॉज इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो ये जो डिस्टेंस है विल ऑलवेज बी इक्वल, इसीलिए 45 डिग्री लाइन होता है। अक्सर लोग पूछते हैं सर ये 45 डिग्री लाइन क्यों होता है, राइट। अब इसका जवाब याद रहेगा, ये तो लॉजिक ही नहीं पता था, बुक में पढ़ते थे बट लॉजिक नहीं पता होता था, राइट। मैंने कहा था एक टॉपिक बहुत ईजी है दोस्तों, क्लियर। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, नथिंग बट नेशनल इनकम 45 डिग्री लाइन, तीन बातें याद रखनी है। एएस शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसा है? इनकम, कंजम्पशन, इनकम 0 कंजम्पशन 20, तो इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स बोले थे, तो इनकम माइनस कंजम्पशन होगा तो सेविंग्स हो जाएगा, क्लियर। तो 0 माइनस 20, सेविंग्स इज माइनस 20, 40 कंजम्पशन याद है 50, 30 30 से बढ़ाने बोले थे, इनकम को 40 से बढ़ाने बोले थे, तो 40 माइनस 50 इट्स माइनस 10, 80 80 तो 0 हो गया, 120 110, सेविंग्स 10, उसका 20, उसके बाद 30, एंड सी प्लस एस को जब मिला दे रहे तो आपका एएस हो जा रहा है, एंड अगेन एएस इज नथिंग बट नेशनल इनकम। इजी। तो ये शेड्यूल भी लर्न करना कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है, खाली इनकम याद रखना है 0 से स्टार्ट करना है, 40 से बढ़ाना है, कंजम्पशन 20 से स्टार्ट करना है, 30 से बढ़ाना है, सेविंग्स एंड देन एएस बनाना है। याद हो गया? अगर 2 मार्क्स का एएस पूछता है आराम से लिख सकते हैं अब आप। Consumption function or propensity to consume. Now, here comes starting now the most important vital portion of this chapter. Clear? That is, consumption is a function of income. जो पहले बताए थे C is equals to FY, बताए थे आपको। Consumption is a function of income, or in other words, the aggregate consumption in an economy depends on the level of national income. दैट इज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? यहां पे F शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। OY एक्सेस में हम लोग कंजम्पशन एंड सेविंग्स को शो कर रहे हैं, यहां पे नेशनल इनकम। हमारे इनकम लाइन ये है और हमारा कंजम्पशन कर्व ये है, कंजम्पशन कर्व। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके पहले आप देखो इनकम लाइन आपकी ये वाली है इनकम, और ये आपकी कंजम्पशन लाइन। तो इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? डिस सेविंग्स हुआ। दिस इज योर डिस सेविंग्स, मतलब नेगेटिव सेविंग्स। आपको याद होगा हमारे यहां पे नेगेटिव सेविंग्स था, क्लियर। यहां पे 0 है, वहां पे आपका कंजम्पशन एंड इनकम दोनों इक्वल है, उसके बाद आपका पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाता है बिकॉज इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, क्लियर। नाउ इस डायग्राम एंड स्टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जन इनकम इज 0
कंजम्पशन इज नॉट जीरो, जो बताए थे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर आर सम बेसिक नीड्स व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड। आपको ये चीजें बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाए इसी वीडियो के अंदर में। एंड टू फुलफिल दोज बेसिक नीड्स वी यूज पास्ट सेविंग्स बताए थे, और बोरो फ्रॉम अदर्स। इनकम नहीं है तो भी कुछ खर्चा करना बताए थे, आप बोरो करके करेंगे या पुराना कमाया पैसा से यूज करेंगे आप। दिस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इज डिनोटेड एज सी, छोटा सी। सी से भी डिनोट करते हैं, कोई कोई बुक में आपको ए से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा, कोई कोई बुक में सी बार के नाम से भी मिलेगा, कुछ भी चलेगा। आप छोटा सी करके डिनोट करते तो भी चलेगा, आंसर में लिखना है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी, ये ब्रैकेट में छोटा सी या सी बार या ए। एक राइट, आप बोलो नहीं सर उस बुक में तो ए है या हमने सी बार पढ़ा है, सब राइट है। टिल द टाइम इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, टिल द टाइम इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, दैट इज टिल इनकम लेवल 40 अपने टेबल में, टिल इनकम लेवल 40, वहां तक क्या पोजीशन था अपना? The gap between income and consumption curve indicates this savings. This savings शो कर रहा था, बताए दिखाए थे आपको, दिस इज शोइंग दिस सेविंग्स यहां तक, राइट। इसके बाद point E indicates a break-even point, that at this level of income 80 is equals to the consumption 80, or in other words we can say that savings equals to 0. When income is more than consumption, it is beyond income level 80, the gap between income and consumption denotes positive savings. Income ज्यादा, consumption curve, then that is positive savings. As income increases, consumption expenditure also increases, but जैसा बताए थे, increase in consumption is always less than increase in income. Increase in consumption always less than increase in income. Remember. Next comes very vital concept on APC. अभी 4 कॉन्सेप्ट आएंगे, APC, MPC, APS, MPS, और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम में जाएंगे। APC क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोस्तों इज नथिंग बट C डिवाइडेड बाई Y, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम, वेयर कंजम्पशन, C इज कंजम्पशन, Y इज इनकम। इसका की पॉइंट्स ध्यान में रखोगे, क्या होता है एपीसी की पॉइंट्स, किस लिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी बहुत काम आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। एंड ये सारे की पॉइंट्स मैंने कहा था बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर में सब कुछ एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रहे हैं आपको, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक का फुल मार्क्स स्कोर होगा। हर चैप्टर का इसी तरह से आपके लिए 1 शॉट वीडियोस लेके आएंगे। इट इज नोटेड दैट एपीसी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, दैट इज एज द इनकम इंक्रीजेस proportion of income spent decreases. APC के वैल्यू हम लोग टेबल में दिखाएंगे आपको, धीरे 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 डिक्रीज करता है। क्यों? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है proportion of income spent on consumption decreases। होना ही है, हम लोग हमारी सेविंग्स को बढ़ाते हैं। क्लियर? The value of APC can never be negative. APC कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कि C by Y है ना, इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और नहीं कंजम्पशन नेगेटिव। एनीथिंग डिवाइड बाय एनीथिंग, अगर दोनों वैल्यूज में से एक भी नेगेटिव नहीं है तो अल्टीमेट आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है। एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, बिकॉज द लेवल ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी नेगेटिव एट एनी लेवल ऑफ इनकम। क्लियर? मैंने कहा था इस वीडियो के हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स में, एमसीक्यूज वगैरह एग्जाम में बहुत याद करोगे आपकी। यस, दिल से आप दुआ दोगे, दिल से आप थैंक यू बोलोगे, देख लेना आप। The value of APC can be greater than 1. 1 से बेसी हो सकता है। कब? जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। C ऊपर है ना, ऊपर के वैल्यू ज्यादा और इनकम कम, तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। इट कैन नेवर बी नेगेटिव बताए थे, इट डिक्रीजेस बताए थे। क्लियर? इट कैन बी ग्रेटर देन 1। कब हो सकता है? when the consumption is greater than income and the value of APC can be less than 1. 1 से कम हो ही सकता है जब पॉजिटिव सेविंग्स होने लग जाता है। जब कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है तो उसके वैल्यू लेस देन 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में नहीं आएगा। 1 से कम मतलब 0.8, 0.7, 0.6 वो हो सकता है। क्लियर? दैट इज अबाउट APC। MPC
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल वर्ड के साथ इकोनॉमिक्स में दोस्ती हुए लंबा समय हो चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि एक्स्ट्रा जो इनकम हो रही है उसमें से आप कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो, राइट? दैट इज चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। MPC is a ratio of change in consumption by the change in income, delta C divided by delta Y. For example, the national income increases from 120 crores to 160 crores and the consumption from 110 to 140. Income 40 बढ़ा, consumption 30 बढ़ा, 30 by 40. Change in consumption by change in income 30 by 40, you get 75. And याद रखना कीन्स के थ्योरी में आपने याद होगा हमारे स्टार्टिंग का टेबल्स, एडीएस का जो टेबल्स देखा, इनकम कांस्टेंट 40 से बढ़ रहा था, कंजम्पशन 30 से बढ़ रहा था। ये कीन्स एज्यूम करके चलते हैं दैट एमपीसी इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। रिमेंबर वी सेड, हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन की पढ़ रहे हैं। कीन्स का असम्पशन है कि एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट द शॉर्ट रन। तो अब सुनोगे, हम लोग कंजम्पशन कर्व पढ़ेंगे आगे, की पॉइंट्स याद रखोगे। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व शोज द एमपीसी। हमने कंजम्पशन कर्व ड्रॉ किया था ना, इसका जो स्लोप होता है, दैट स्लोप इज नथिंग बट दैट इज गिवन बाय एमपीसी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर ट्रू एंड फॉल्स, फॉर एमसीक्यूज। द स्लोप ऑफ एमपी कंजम्पशन कर्व शोज द एमपीसी, और एमपीसी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एमपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। वैल्यू 1 से कम भले ही आए, but it will always be positive. It is neither zero nor negative. Zero भी नहीं होगा, negative भी नहीं होगा। The value of MPC is always less than 1. हमेशा 1 से कम ही होगा। क्यों? कि जितना इनकम बढ़ेगा उसमें कुछ सेविंग्स होगा, उससे बेसिक कंजम्पशन नहीं हो सकता। जितना चेंज इन इनकम से बेसिक चेंज इन कंजम्पशन नहीं हो सकता है। इट्स ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज less than increase in income. The increase in consumption is always less than increase in income, and MPC is assumed to be constant for a straight line consumption function. MPC is constant. MPC is constant. Clear? लर्न करने की कोशिश साथ साथ में करते रहनी है, बहुत ध्यान से, विद फुल अटेंशन आपको वीडियो को देखना है। मैंने कहा था टॉपिक अभी तक शायद बहुत इजी लग रहा होगा आपको। अब क्लियर? 2-2 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का, एक चीज भी नहीं छोड़ना आपने को। इसके बाद सेविंग्स फंक्शन में कंजम्पशन फंक्शन किया था। कंजम्पशन भी इनकम पे डिपेंड करता है, तो दोस्तों सेविंग्स भी तो इनकम पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? जिसकी ज्यादा इनकम उसकी सेविंग्स ज्यादा, इनकम कम तो सेविंग्स भी कम। बहुत सीधी सी बात है। तो जैसे C इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई था, वैसे ही S विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। सेविंग्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्लियर? सेविंग्स क्या होता मालूम ही है, इट्स नथिंग बट इनकम माइनस कंजम्पशन। नाउ APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे APC था C by Y, APS is nothing but S by Y, savings divided by income. Clear? Now APS को हम लोग APC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों? APS प्लस APS इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा हुआ है? आप बताओ। APC क्या होता है? C by Y। APS क्या होता है? S by Y। तो अब अगर आप APC प्लस APS करोगे तो C by Y प्लस S by Y, तो ये क्या हो जाएगा? C प्लस S by Y। एंड C प्लस एस आपको बताए थे दैट Y इज नथिंग बट C प्लस S, तो ये क्या हो गया? Y by Y, दैट इज क्या हो गया? 1। दैट मीन्स व्हाट? APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? इसका मतलब APC and APS will be complementary to each other. They'll be complementary. Clear? That means APS equals to 1 minus APC. या हम ये भी तो बोल सकते हैं
दैट एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस। मतलब अगर हम ये बोल दें कि सेविंग्स 0.4 है, एपीएस एपीएस अगर 0.4 है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि एपीसी विल बी व्हाट 0.60 0.60 हो जाएगा एपीसी। क्लियर? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि एपीसी 1 से बेसी हो सकता है ना। एपीसी अगर 1 से बेसी है तो 1 माइनस एपीसी करेंगे तो नेगेटिव आ सकता है ना। द वैल्यू एपीएस कैन बी नेगेटिव। अब क्या मालूम है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक के साथ कर रहे हो आप, रटने की जरूरत है। एवरीथिंग यूर डूइंग विद लॉजिक। एपीसी कैन बी नेगेटिव, व्हाई? एपीएस कैन बी नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। ना 1 माइनस 1.6 करेंगे तो माइनस में आएगा ना। यानी कब होता है? जब डिस सेविंग्स होता है, जब ब्रेक इवन पॉइंट के पहले होता है। इट हैपेंस व्हेन द सेविंग्स इज नेगेटिव और डिस सेविंग्स एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट, MPS, marginal propensity to save, nothing but change in savings divided by change in income। change in savings by change in income, जैसे डेल्टा C by डेल्टा Y था, दिस इज डेल्टा S by डेल्टा Y। इट इज स्लोप ऑफ द सेविंग्स कर्व। सेविंग्स कर्व हम लोग करेंगे अभी। MPS इज द स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व एंड ये MPC से भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? पहले बात तो MPC is what? Delta C by delta Y. MPS is delta S by delta Y. Now, therefore, MPC plus MPS अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है? डेल्टा C by डेल्टा Y प्लस डेल्टा S by डेल्टा Y। डेल Y नीचे, ऊपर डेल सी प्लस डेल एस। डेल सी प्लस डेल एस इज नथिंग बट डेल वाई, because change in income is nothing but change in consumption plus change in savings, that is equals to 1. So MPC plus MPS is equals to 1. Now इसका मतलब MPS will be 1 minus MPC, या हम ये भी बोल सकते हैं that MPC will be 1 minus MPS। इसका एमपीसी का 3/4 है तो एमपीएस कितना होगा? 1/4। एमपीसी का 3/4 है, एमपीएस 1/4 एंड सो ऑन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है ये, न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट, कंजम्पशन एंड सेविंग्स शेड्यूल। ये अपने को आगे के एक्सप्लेनेशन में भी काम आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर्स हमने चेंज किया है, 0 से शुरू किया इनकम को एंड 100 से बढ़ाते गए। कंजम्पशन 100 से शुरू किए हैं, 75 से बढ़ाते गए। बस ये दो चीजें, इनकम 0 से शुरू, कंजम्पशन 100 से बढ़ाए, कंजम्पशन 100 से शुरू किए, 75 से बढ़ाए। तो एपीसी C by Y, पहले डैश पे 175 by 100, 1.75, 250 by 200, 0.125। this is here an error, yes, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। it is 1.25, clear? नेक्स्ट 325 डिवाइडेड बाय 300 आपका 1.08, 400 by 400, 475 by 500 एंड सो ऑन। एपीसी हमने क्या बोला था? कैन बी ग्रेटर देन 1, हो गया। कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं है। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बताए थे एपीसी गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। एमपीसी, MPC is change in consumption by change in income, that is 75 हर लेवल पे divided by 100, so everywhere उसका वैल्यू is 0.75। सेविंग्स, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो हमारी सेविंग्स पहले थी -100, देन -75, -50, -25, 0, 25, 50, 75, 100। एपीएस सेविंग्स बाय इनकम, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, पहले तो ऑब्वियसली डैश आएगा बिकॉज 0 है, फिर 0.75, फिर यहां पे
इट इज, अच्छा इट्स करेक्ट, 0.25, 0.08, 0.05, 0.08, 0.11, 0.125 बढ़ते रहे, सेविंग्स बढ़ेगा, राइट। नेगेटिव डिक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एमपीएस इज कांस्टेंट, बिकॉज एमपीसी कांस्टेंट, तो एमपीएस भी कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद हमारा आता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। कीन्स के थ्योरी में कंजम्पशन फंक्शन को स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सो ऑलवेज एज्यूम टू बी अ स्ट्रेट line consumption function. It's a linear consumption function, is a straight line, clear, represented by c equals बड़ा सी कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। याद है a हमने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको a भी लिख सकते हो, जिसको आप छोटा c भी लिख सकते हो, जिसको आप c बार भी लिख सकते हो, एक कांस्टेंट फॉलो करना, राइट। a प्लस बी वाई, a is autonomous consumption, b is mpc, B is MPC, and Y is level of income. Remember, this is a very important equation for solving numericals as well. Numericals का वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया, देखोगे उसमें बहुत काम आया है, बहुत जगह। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज ए या छोटा सी या सी बार लिख सकते हो, प्लस बी वाई इज एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। जब मेन इस टॉपिक का मेन क्रक्स पे आता है, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे लिए, एंड न्यूमेरिकल से तो भर के आते हैं इससे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन थ्योरी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे कब होती है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कहां होता है, क्लियर, जहां aggregate demand is equals to aggregate supply, that is AD is equals to AS, AD is equals to AS जहां होता है वहां इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। अब एक बात देखो आप, एडी, एडी को क्या जानते हैं, सी प्लस आई, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एंड एएस इज सी प्लस एस। तो एडी इक्वल्स टू एएस, एडी की जगह अगर हम सी प्लस आई और एएस की जगह सी प्लस एस लिख देते हैं, सी और सी कट जाता है हमारा, तो एस इक्वल्स टू आई। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहां आएगा, वो समझने के लिए दो अप्रोच है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और एक होता है सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, एस इज इक्वल्स टू आई। ये एस इक्वल्स टू क्यों आया, बिकॉज एडी इक्वल्स टू एएस का ही तो डेरिवेशन है। एडी का मतलब क्या बताए, फिर रिपीट कर रहा हूं, सी प्लस आई, एएस का मतलब क्या बताए, सी प्लस एस, सी सी हमारा कट गया, एस इक्वल्स टू आई। इजी, पहले बहुत हवा लगता था, अब नहीं है ना। नेक्स्ट, it means according to Keynes there are two approaches for determining the equilibrium level of income and employment: aggregate demand, aggregate supply approach, and savings investment approach. Now here we go. जाने से पहले थोड़ा सा assumptions अपने को ले लेना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, हम लोग सिर्फ टू सेक्टर मॉडल का बात करेंगे। assumption लिखना पड़ता है एग्जाम में आपको, राइट, यू हैव टू राइट assumptions. we're talking two sector model, that is only household and firms, government and foreign sector नहीं है। next, we assume that investment expenditure autonomous, we already discussed. Next, price level is assumed to remain constant, and we are talking only about the short run. ये चार assumptions लिखना जरूरी है लॉन्ग क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, हम लोग ये बात कर लिए थे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल कहां आएगा, जहां AD is equals to AS. AD is nothing but C plus I, and AS is nothing but C plus S, or nothing but national income. मतलब कीन से बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल वहां आएगा जब एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना। पहले उसके लिए टेबल समझ लेते हैं हम लोग, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एडी, एएस। नाउ एडी और एएस एक दूसरे को इक्वल कहां है, एट दिस लेवल, राइट। इनकम मतलब एएस इज 400 एंड एडी इज 400, यहां पे इक्विलिब्रियम है। उसके पहले हर लेवल पे आप देखोगे एडी इज ग्रेटर देन एएस, एंड उसके बाद एडी इज लेस देन एएस। इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां पे एडी इज इक्वल्स टू एएस। कमिंग टू डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी देना होता है।
कभी भी एग्जाम में जब आप आंसर स्टार्ट करते हो, आंसर स्टार्ट स्ट्रेट अवे अपने को नहीं करना चाहिए विद द डायग्राम एंड द टेबल, नहीं। अगर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई अप्रोच पूछा है तो पहले एडी को एक्सप्लेन करना है, एएस को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको समझाना है that under the Keynesian theory equilibrium level is determined at the point where AD is equals to AS। फिर आपको assumptions देना है, उसके बाद आपको टेबल एंड डायग्राम एंड उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अगर 6 मार्क्स का आंसर है तो फुल मार्क्स आपको तभी मिलेगा। एंड दोस्तों वादा है 80 में 80, आपको 100 में 100 लाना है। आपको वो सोच के मेहनत करो। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। बस आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। एंड रिमेंबर देयर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। क्लियर? जो फ्लो बताए ना आंसर लिखते हैं, फ्लो याद रखना है आपको। तो इनकम एंड आउटपुट, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड यहां मेजर कर रहे हैं। ये हमारा 45 डिग्री लाइन बताए थे, इनकम लाइन एएस, एंड अपना एडी इज नथिंग बट सी प्लस आई। नाउ इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ इसके पहले मान लो अगर हमारा इनकम लेवल यही है, सपोज इनकम लेवल इतना है, तो क्या होगा? इतना का इनकम लेवल है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, हाँ या ना? ना एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स के पास जो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री पड़ा है, बिजनेसमैन के पास जो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री पड़ा है, उसके ऊपर में प्रेशर आएगा। मतलब कैसे? माल ज्यादा बिक रहा है तो माल फटाफट खत्म हो रहा है, राइट? द स्टॉक विल गो ऑन, द स्टॉक लेवल्स विल गो ऑन डिप्लीटिंग वेरी फास्ट। As a result, the producers in the economy will be forced to increase the production. Production बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, OXX में तीनों मेजर कर रहे हैं, राइट? तो मैंने क्या कहा? अगर इनकम लेवल OY1 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? हमने आपको ये एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। इसका हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट समझा रहा है आपको क्या लिखना है अगर पूछे तो। एंड अगर इनकम लेवल इससे ज्यादा है, अगर ये इनकम लेवल है, इस लेवल पे देखो आप, आपका एग्रीगेट डिमांड कम है एंड आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, हाँ या ना? आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है ना? इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स के पास में स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा बची हुई है, ज्यादा पड़ा है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? अनसोल्ड स्टॉक बढ़ती जा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, गोडाउन्स में माल जाम पड़ा है, माल नहीं बिक रहा है। तब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन कम, आउटपुट कम। प्रोडक्शन कम करेंगे तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अनएम्प्लॉयड कर देंगे, निकाल देंगे काम से। मतलब आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम लेवल भी कम होगा, तो इकोनॉमी वापस इस लेवल पे आ जाएगा। इसीलिए दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट where AD is equals to AS. Clear? Next. इसी का दूसरा अप्रोच होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एग्जाम में ऐसा अप्रोच भी पूछ सकता है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या है? where savings is equals to investment. इक्वल लेवल वहां आएगा जहां सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर प्लान्ड सेविंग्स क्लियर इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते। ऑल दीज वॉट एवर वी आर स्टडिंग आर एक्स एंटे फैक्टर्स, दे आर नॉट एक्सपोज्ड। तो हमारे यहां पे इस टेबल में अगेन सेम वही टेबल लेके आए हैं जो लास्ट अभी यूज किए थे हम लोग। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग सेम वैल्यूज हैं। सेविंग्स एंड इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कहां पे है? एट दिस लेवल जहां पे इनकम हमारी 400 है। उसके पहले सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड उसके बाद सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगेन बताएं, आंसर लिखते टाइम में क्या करना है? पहले सेविंग्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर assumptions, फिर टेबल एंड डायग्राम एंड देन द एक्सप्लेनेशन। एंड रिमेंबर एसआई अप्रोच का डायग्राम देते वक्त आपको सेम पैनल में एडीएस का भी डायग्राम ड्रॉ करना है एंड एसआई का भी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। इसमें सेविंग्स लाइन हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस में नीचे से स्टार्ट होता है क्योंकि पहले हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती है, डिस सेविंग्स होती है। सेविंग्स लाइन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बिलो द ओरिजिन, राइट? यहां आके वो एक्स को टच किया है और यहां आकर के वो इन्वेस्टमेंट लाइन को क्रॉस कर रहा है। रिमेंबर, एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट।
इसके बाद सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, उसके पहले सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहां पे बोलूं यहां पे सेविंग्स जीरो है, इसके पहले नेगेटिव सेविंग्स है, इसके बाद पॉजिटिव सेविंग्स है। इस पॉइंट के बाद रिमेंबर सेविंग्स पॉजिटिव शुरू हो जा रही है, पर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आ रहा है। इसके बाद सेविंग्स ज्यादा है, सेविंग्स अगर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा, अगेन प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट शुरू होगा, इकोनॉमी वापस इस लेवल पे आएगी। एंड सेविंग्स उससे कम है तो अगेन प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट होगा, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ेगा, इस लेवल पे आ जाएगी इकोनॉमी हमारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको सिर्फ करना क्या है, इसके बाद आप चाहो तो अपने बुक से पढ़ लो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अपना नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे पढ़ो, दैट इज एनफ। आप इतना सा इस वीडियो को ढंग से रिवाइज कर लो, दैट इज एनफ। बट फॉर डिटेल आप अपने बुक से या हमारे नोट्स से जरूर से पढ़ लें। हमारे नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय नोट्स विद यू। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द लास्ट टॉपिक इन द केनेशियन थ्योरी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है मालूम है? कीन्स क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है सपोज 1000 रुपए से, तो इनकम उसका कई गुना बढ़ेगा। इनकम विल इंक्रीज इन मल्टीपल्स, क्या द इंक्रीज इन इनकम विल बी अ मल्टीपल ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 1000 करोड़ सपोज किसी ने इन्वेस्ट किया है, सपोज गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किसी के लिए इनकम है। अब वो आदमी उसमें से कुछ सेव करेगा, बाकी का वो भी तो खर्चा करेगा, वो किसी से रॉ मटेरियल खरीदेगा, किसी को वेजेस पे करेगा, हाँ या ना? अगेन सपोज अगर एमपीसी 0.8 है, एमपीसी 0.8 है, कहने का मतलब है जिसको मैंने 1000 दिया वो उसमें से 200 सेव करेगा, 800 खर्चा करेगा। वो 800 जो खर्चा करेगा किसी और के लिए इनकम है वो 800, वो उसमें से अगेन 0.20 160 सेव करेगा, 640 खर्चा करेगा। वो जो खर्चा करेगा वो किसी और के लिए इनकम होगा, वो उसमें से 128 सेव करेगा, वो 512 खर्चा करेगा। कहने का मतलब एक बार एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता है, इनकम उसका कई गुना बढ़ता है। अभी एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा, वो डिपेंड करता है कितना गुना बढ़ेगा, डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर में, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। हायर द एमपीसी, हायर द एमपीसी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, lower the MPC, lower will value of multiplier. The concept of investment multiplier was given by Professor J.M. Keynes. Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. That initial increment in investment increases the final income by many times, multiples. Multiplier is the ratio of increase in national income due to an increase in investment. That is delta Y by delta I. Multiplier का value is change in income by change in investment. सपोज 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसके चलते इनकम अगर 16000 करोड़ बढ़ गई है, तो मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आएगा? 4। दैट मींस इनकम इंक्रीज 4 टाइम्स विद अ सिंगल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? एंड मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? एमपीसी के ऊपर। There exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. क्या बताएं? एमपीसी ज्यादा, मल्टीप्लाई का वैल्यू भी ज्यादा, एमपीसी कम, मल्टीप्लाई का वैल्यू भी कम। हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। In case of higher MPC, people will spend a large proportion of their increased income on consumption. In such a case, value of multiplier will be more. In case of low MPC, people will spend a lesser proportion of their increased income on consumption. In such a case, value of multiplier will be comparatively less. Thus, the value of multiplier depends upon MPC. याद है 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी क्या बताए थे? एमपीएस होता है। दैट मीन्स हम ये भी तो बोल सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1 बाई एमपीएस। क्लियर? तो मल्टीप्लाई का तीन चीज, वन इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, वन इज 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, वन इज 1 बाई एमपीएस। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। एंड रिमेंबर, maximum value of multiplier is infinity when the value of MPC is 1.
एमपीसी का हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ले तो थियोरेटिकली एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ये कब होगा, जब जितना इंक्रीज इन इनकम हो रहा है पूरा खर्चा करता है इकोनॉमी, कुछ भी सेविंग्स नहीं करता है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इज 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। एमपीसी 0 मतलब एडिशन इनकम लोग कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वैल्यू 1 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। इट विल लाई बिटवीन 0 एंड it will lie between 1 and infinity. So not 0, it's 1 and infinity. 1 कब होगा, when the value of MPC is 0 and MPC का जो वैल्यू जो 1 है, मल्टीप्लाई वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी। याद रहेगा। अब एक बात समझो आप, ये बात प्रैक्टिकली अपने घर में अप्लाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये नेशनल इनकम के हिसाब से कि एमपीसी जितना ज्यादा, मतलब कि जितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम में से जितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मल्टीप्लायर के वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा, मतलब कि नेशनल इनकम उतना ही बढ़ेगा। देश के लिए तो वही भला है, बट ये थ्योरी हमारे घर में एप्लीकेबल नहीं है। घर में अप्लाई मत कर देना, पिट जाओगे। हमारी घर की प्राइवेट फाइनेंस की थ्योरी होती है, जितना इनकम हो रहा है भैया ज्यादा बचाओ, बुरे समय में काम आता है, राइट। इसी को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोला जाता है कि इकोनॉमिक के एंगल से देखें तो एमपीसी हायर होना अच्छा है, बट अगर हम हाउस होल्ड के एंगल से सोचते हैं एमपीसी लोअर होना अच्छा है। आई होप वाज द कॉन्सेप्ट्स of the topic are entirely clear to all of you. Wish you all the best for exams and इस टॉपिक से एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। I hope आपको ऐसा लगा होगा। प्लीज लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और क्या चैप्टर से वीडियोस चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, we will be ready to help you. Thank you so much.